हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी स्टैंडर्ड टर्म्स हैं आज उनको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो हमने पहले काफ़ी सारे टर्म्स किए थे, तो आज बचे खुचे सभी टर्म्स को हम पूरा कर देंगे। सो ये लेक्चर नंबर 4 है। आज जो हम टर्म लेंगे, सबसे पहला टर्म वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को, ठीक है, इस ह्यूमन डेवलपमेंट को यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे डिफाइन करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर वी इंक्रीज द वेलबींग ऑफ पीपल along with widening people's choices, ठीक है, इन लाइफ। ठीक है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो यूएनडीपी इज अ प्रोसेस वेयर वी इंक्रीज द वेलबींग ऑफ पीपल along with widening people choices। ओके, यहाँ पे हम लोगों के चॉइसेस को बढ़ा देते हैं, मतलब वेलबींग के साथ साथ हम उनको फ्रीडम देते हैं कि उनके पास लाइफ में चॉइसेस होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, यानी एक जॉब से दूसरे जॉब में या एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में कोई भी प्रोफेशन चुनने की चॉइसेस, या सोशल लाइफ में जो चॉइसेस होती हैं। ठीक है, तो सोशल और इकोनॉमिक लिबर्टी अगर हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, अगर हम उनको एक चीज़ से दूसरे चीज़ को चुनने का या अपने मन पसंद के हिसाब से चुनने की अगर हम आज़ादी देते हैं, तो इस तरह के जो वेलबींग है, ठीक है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों के सोशल एस्पेक्ट को तो बेहतर करते हैं, साथ ही साथ हम उन्हें फ्रीडम देते हैं लाइफ में, और उनको सोशल और इकोनॉमिक लिबर्टी देते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा टर्म हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा टर्म है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको HRD भी बोलते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिस मिनिस्ट्री के अंदर आता है उसको HRD मिनिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, जिनका काम होता है एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स, मतलब ह्यूमन को बेहतर रिसोर्स बनाने के लिए, ठीक है, ह्यूमन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, या ह्यूमन की प्रोडक्टिव पोटेंशियल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसे एक बेहतर, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उससे एक बेहतर रिसोर्स बढ़ाने के लिए जो कुछ भी एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन या प्रोफेशनल ट्रेनिंग से संबंधित चीज़ें हैं, वो MHRD के अंदर आता है। ठीक है, तो देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या है। सिंपली मैंने आपको बता दिया कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, जो भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, अगर हम इनको ज़्यादा रिसोर्सफुल बना दें, ठीक है, अगर हम इनको ज़्यादा रिसोर्सफुल बना दें, या फिर अगर हम ह्यूमंस की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा दें, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा दें, या फिर ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, या फिर अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा दें, ठीक है, या फिर हम ह्यूमंस के प्रोडक्टिव पोटेंशियल्स को बढ़ा दें। ठीक है, तो इनमें से कोई भी टर्म अगर आप यूज करते हैं तो वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाएगा। यानी अगर हम ह्यूमंस को ज़्यादा रिसोर्सफुल बना दें, या उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा दें, या हम उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी या प्रोडक्टिव पोटेंशियल्स को बढ़ा दें,
ये सारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। अब सवाल है कि ह्यूमन बींग्स का अगर हमें एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है या उन्हें ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है तो जाहिर सी बात है कि हमें ह्यूमंस को बेहतर एजुकेशन देना होगा, उनको उनका स्किल डेवलपमेंट करना होगा, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी होगी, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देनी होगी। यानी हम ह्यूमंस को जितना बेहतर एजुकेशन, हेल्थ, जितना बेहतर कह लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट देंगे, हम उन्हें जितना बेहतर ट्रेनिंग देंगे वो उतना बेहतर, उतना स्किल्ड रिसोर्स बन के निकलेगा। अब एक टर्म होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक ही टर्म है, तो कोई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहे या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहे, दोनों ही एक ही टर्म है। सो दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। अब उसके बाद हम देखते हैं, अब हम अगला टर्म देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तीसरा टर्म है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। ये टर्म लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो सवाल है कि फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का सिंपली मतलब होता है, ठीक है, सिंपल मतलब होता है एक्सेस टू मटेरियल थिंग्स, एक्सेस टू मटेरियल थिंग्स, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा मटेरियल चीज़ें होंगी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना हाई होगा। अब ये मटेरियल थिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम मटेरियल थिंग्स की बात कर लें तो हाउस, ठीक है, हाउस, कार, फर्नीचर, ठीक है, या होम डेकोरेशंस, या जो भी लग्जरी हैं। तो अगर जिसका घर जितना बेहतर है, जितनी अधिक कार हैं, जितना अच्छा फर्नीचर है, जितना डेकोरेशन है, या जितनी जिसके पास लग्जरी है, यानी जिसके पास जितना ज़्यादा मटेरियल थिंग्स है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतनी ज़्यादा मानी जाएगी। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ अ मेजरमेंट ऑफ एक्सेस टू मटेरियल थिंग्स, कि किसके पास कितना ज़्यादा मटेरियल थिंग्स है उसका मेजरमेंट ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहलाता है। अब सवाल है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या एक्सेस टू मटेरियल थिंग्स किस बात पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है पर कैपिटा इनकम पे, PCI, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि जो भी हमारे देश का नेशनल इनकम है, ठीक है, उसको अगर हम पॉपुलेशन से अपने देश के डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा इनकम आएगा। यानी कि जिस देश में हर व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतनी ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, या उसके पास उतना बेहतर घर, कार और बाकी घर के अंदर सामान होंगे, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना हाई होगा। और ये सच भी है, जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, ठीक है, यानी वहाँ के लोगों की इनकम ऑन एन एवरेज काफ़ी ज़्यादा है, तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या एक्सेस टू मटेरियल थिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद एक चौथा टर्म आता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ लेवल ऑफ वेल बीइंग। सो इट इज़ अ मेजरमेंट, ऊपर के सारे टर्म भी मेजरमेंट ही थे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेवल, मेजरमेंट ऑफ लेवल ऑफ वेल बीइंग, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ लेवल ऑफ वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति की जो लेवल ऑफ वेल बीइंग है वो उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ को दर्शाता है। अब लेवल ऑफ वेल बीइंग किस बात पर निर्भर करता है, यानी इंसान का जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छा होना चाहिए, उसका मेंटल हेल्थ यानी उसकी साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति हेल्दी है और जो व्यक्ति बहुत खुश है उसका वेल बीइंग ऑब्वियसली ज़्यादा होगा।
यानी ऐसे व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ एक चीज़ है? जी नहीं, बिल्कुल ये दोनों अलग चीज़ें हैं। किसी व्यक्ति के पास मटेरियल थिंग्स या लग्जरी थिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को मेंटल हैप्पीनेस नहीं है, अगर उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, टेंशन है, कोई स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर होगी। वहीं पे कोई दूसरा व्यक्ति जिसके पास मटेरियल थिंग्स बहुत कम हो, लेकिन अगर उसकी वेलबींग अच्छी हो, उसका हेल्थ, उसका मेंटल स्टेट अच्छा है, ठीक है, वो खुश है, उसको किसी बात की एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होगी। तो ये फ़र्क होता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बीच। अब इसके बाद अगला टर्म हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये हमारा ऑलमोस्ट आखिरी टर्म है, ठीक है। इसके साथ इकोनॉमी के जो भी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो पांचवा टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कौन डिफाइन करता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब भी मैं किसी चीज़ की डेफिनेशन कहता हूँ कि इसको यूएनडीपी ने डिफाइन किया है, तो कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इस टर्म को कौन सी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी डिफाइन करती है, ठीक है। तो उसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करती है यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी जिसको हम बोलते हैं UNWCED। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन environment and development ठीक है। तो सबसे पहले बात तो आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कौन डिफाइन करता है, तो उसे डिफाइन करता है UNWCED, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब UNWCED सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कैसे करता है, मैं आपको सिंपलेस्ट में बताता हूँ। ये कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस वेयर प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल देयर नीड्स एंड एस्पिरेशन कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो भी प्रेजेंट जनरेशन है, यानी कि जो हम लोग हैं, हम प्रेजेंट जनरेशन जो हैं, हम इस नेचर से, ठीक है, इस अर्थ से, इस नेचर से अपने नीड्स और एस्पिरेशन को फुलफिल करें। यानी जो भी मिनरल एक्सप्लोरेशन या क्रूड ऑयल का कंजम्पशन है, या जो कुछ भी फॉरेस्ट रिसोर्स, या जो भी हम सॉइल्स पे फूड ग्रेन्स या फर्टिलाइजर यूज करते हैं, यानी जो भी हम नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपने नीड्स, अपनी एस्पिरेशंस, अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ये करते वक्त हम ये ध्यान रखें कि फ्यूचर जनरेशन को भी इसी नेचर से अपने नीड्स और एस्पिरेशन फुलफिल करने हैं। यानी हम अपने नीड और वांट को इतना लिमिट रखें कि नेचर के पास रिसोर्सेस बची रहें, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी अपने नीड और वांट को पूरा कर सके। या इसको दूसरे फॉर्म में कहिए कि प्रेजेंट जनरेशन इतना सेल्फिश ना हो कि वो नेचर को इतना कंज्यूम या डिग्रेड कर दे कि नेचर का जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या पोल्यूशन है वो इतना ज़्यादा हो कि फ्यूचर जनरेशन्स को नेचर के हार्मफुल या नेगेटिव इफेक्ट, पोल्यूशन, और उनके पास रिसोर्स बचे ही ना, ठीक है। यानी सारा क्रूड ऑयल हम ना यूज कर जाएं, फ्यूचर जनरेशन के भी हम एस्पिरेशंस को ध्यान में रखें। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस वेयर प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल देयर नीड्स एंड एस्पिरेशन कीपिंग इन माइंड the ability of future generations to fulfill their own needs and aspirations. Okay.
अब इसी के बाद एक फाइनल टर्म आता है और वो है कैरिंग कैपेसिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही एक टर्म आता है, वो है कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? देखिए, जब भी हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करते हैं या जब भी हम पोल्यूशन करते हैं तो नेचर अपने आप को सेल्फ करेक्ट करता है, नेचर अपने आप को बैलेंस करता है। तो अगर हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या पोल्यूशन एक लिमिट के अंदर करें तो नेचर उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर हमारा इन्वायरमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट या डिग्रेडेशन या पोल्यूशन उसके एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होगा तो फिर नेचर से हमें हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक लिमिट में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अगर दुनिया भर के देशों से अगर इस अर्थ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिट के अंदर एमिट होता है तो नेचर उसे एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, यानी बैलेंस बना रहेगा। पर अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दें तो नेचर एक लिमिट से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जो एक्स्ट्रा है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो वहीं कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है इट इज़ द एब्जॉर्बिंग, कैरिंग कैपेसिटी मीन्स इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ नेचर टू एब्जॉर्ब द हार्मफुल इफेक्ट्स डन बाय द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, सो हम इसे कह सकते हैं इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ नेचर और इन्वायरमेंट, ठीक है, नेचर या इन्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब हार्मफुल इफेक्ट्स या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डन बाय ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, डन बाय ह्यूमंस। तो मैंने क्या बोला? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ नेचर और द इन्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब द हार्मफुल इफेक्ट डन बाय द ह्यूमन बीइंग्स। हार्मफुल इफेक्ट के आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पोल्यूशन जो भी कह रहे हैं, ठीक है। फिर फाइनली ये आता है कि थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। अब तक हमने जो टर्म्स पढ़ा है उनको ज़रा एक बार कंपेयर करते हैं। ओके, तो हमने सबसे पहला टर्म क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद हमने पढ़ा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद हमने पढ़ा था इंक्लूसिव ग्रोथ, और फाइनली इसके बाद हमने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये 4 स्टैंडर्ड टर्म्स हमने पढ़ा। अब इन सब में फ़र्क देखते हैं। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये बोलता है कि रियल जीडीपी बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये रियल जीडीपी को बढ़ाने पे फोकस करता है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ एक डायमेंशन को फोकस करता है, वो है प्रोडक्शन। ठीक है, कि जो नेट प्रोडक्शन है वो बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये नेट प्रोडक्शन के बढ़ने के बारे में बोलता है कि इकोनॉमी में नेट प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए या रियल जीडीपी बढ़नी चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि जो रियल जीडीपी होता है उसे हम बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये बढ़नी चाहिए, इसी को रियल जीडीपी कहते हैं। और ये तब बढ़ता है जब प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है और हम सिर्फ बढ़े हुए प्रोडक्शन को मेजर कर रहे हैं तो वो रियल जीडीपी कहलाता है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ रियल जीडीपी बढ़ने के बारे में बोलता है और ये सिर्फ एक डायमेंशन पे फोकस करता है, वो है प्रोडक्शन। जब हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा तो हमने कहा कि यहाँ पे हम रियल जीडीपी बढ़ाने की बात तो करते हैं, साथ ही साथ हम लोगों की वेलबींग को भी बढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है,
यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने देखा कि हम रियल जीडीपी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों की वेलबींग को भी बढ़ाने की हमने बात किया था, सोशल वेलफेयर। इंक्लूसिव ग्रोथ में हमने क्या बात किया था? इंक्लूसिव ग्रोथ में हमने कहा कि रियल जीडीपी बढ़नी चाहिए, यानी किसी भी इकोनॉमी को ऐसा सिस्टम अपनाना चाहिए जिससे उसका रियल जीडीपी बढ़े, प्लस उस इकोनॉमी में लोगों का वेलबींग बढ़े, ठीक है, या सोशल वेलफेयर। लेकिन ये रियल जीडीपी या वेलबींग ये जो भी बढ़ रहा है, ये रियल जीडीपी जो बढ़ रहा है ये होना चाहिए थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे रियल जीडीपी, हमने इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या बोला? हमने इंक्लूसिव ग्रोथ में बोला कि रियल जीडीपी बढ़नी चाहिए, वेलबींग बढ़नी चाहिए, लेकिन ये जो रियल जीडीपी बढ़ेगी ये होनी चाहिए पीपल पार्टिसिपेशन, ओके। यानी लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें और प्रोडक्शन से जो इनकम या बेनिफिट जनरेट हो वो उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उन्हें मिले, और इस तरह से लोगों की वेलबींग बढ़ेगी। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ रियल जीडीपी बढ़ने की बात कर रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रियल जीडीपी के साथ वेलबींग को बढ़ाने की बात कर रहा था। इंक्लूसिव ग्रोथ ने बोला कि रियल जीडीपी पीपल पार्टिसिपेशन से बढ़नी चाहिए और लोगों को अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इनकम या प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलना चाहिए जिससे उनका वेलबींग बढ़ेगा। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि हर इकोनॉमी को ऑफ कोर्स अपनी रियल जीडीपी तो बढ़ानी चाहिए, ठीक है, अपनी रियल जीडीपी बढ़ानी चाहिए, प्लस उनको अपने लोगों की वेलबींग भी बढ़ानी चाहिए, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक नया डायमेंशन आता है, वो है कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि देखिए हमने कहा कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम या ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी अपनानी चाहिए सरकारों को या देश को कि उनकी इकोनॉमी बढ़े, यानी उनका रियल जीडीपी बढ़े, साथ ही साथ लोगों की वेलबींग बढ़े, ठीक है। और तो ये तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। लेकिन अगर सिर्फ हमें रियल जीडीपी या वेलबींग पे फोकस नहीं करना, हमें इन्वायरमेंट को भी कंजर्व करना है, ठीक है। अगर हम इन्वायरमेंट को कंजर्व नहीं करेंगे, यानी अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या पोल्यूशन नेचर के कैरिंग कैपेसिटी या एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा होगा तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ या वेलबींग सस्टेन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई देश है जहाँ ढेर सारी फैक्ट्रीज है, वो खूब प्रोडक्शन कर रहे हैं, खूब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खूब इनकम कर रहे हैं, लेकिन अगर उस देश में पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगा, लोगों को वाटर पोल्यूशन से हेल्थ इश्यूज। तो अगर पोल्यूशन से लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं तो वहाँ पे वेलबींग हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी इसेंशियल फैक्टर फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल। और अगर इन्वायरमेंट को हम कंजर्व नहीं करेंगे तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोडक्शन हम कहाँ से करते हैं? नेचर के ही रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं हम वो सॉइल में करते हैं, ठीक है। अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो सॉइल सैलाइन हो जाएगा, और अगर मान लीजिए कोई सॉइल अपनी फर्टिलिटी या ह्यूमस कंटेंट को पूरी तरह से लूज कर दे तो फिर आप उसमें क्या प्रोडक्शन करेंगे? या मान लीजिए अगर आपने क्रूड ऑयल डिपॉजिट को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया तो फिर आप क्या एनर्जी यूज करोगे, ठीक है। हालांकि अल्टरनेटिव सोर्सेस हैं लेकिन वो तो अब आए हैं। उसी तरह से फॉरेस्ट कवर है, अगर आप टिम्बर और वुड को एग्जॉस्ट कर दोगे तो फिर आप कहाँ से अपने बाकी ग्रोथ पेपर पर प्रोडक्शन करोगे? यानी हमें इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन भी करनी है, अपनी इकोनॉमी वेलबींग को, प्रेजेंट जनरेशन का तो ये करना ही है, साथ ही साथ हमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इस इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करके अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और अपनी वेलबींग को बढ़ा सके। तो इसी के साथ हमारे इकोनॉमी के जितने भी
इम्पोर्टेंट टर्म्स थे ख़त्म हो गए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, अब अगले लेक्चर में हम डिफरेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स को स्टडी करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या कहता है, उसे हम कैसे मेजर करते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, उससे हम कैसे पॉवर्टी डेप्रिवेशन को मेजर करते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, उसके क्या डायमेंशंस इंडिकेटर होते हैं और हम उससे कैसे मेजर करते हैं। तो ये सारे चीज़ें हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू सो मच।